आज हम आपको संविधान व राजनीति से जुड़े हुए क्वेश्चन जो रीट के एग्जाम में आने की उम्मीद है उनके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले आपको ये जानना है कि रीट के जो सिलेबस में संविधान का राजनीति वाला पार्ट कौन सा है। तो इसमें 4-5 टॉपिक शामिल हैं। एक है केंद्र सरकार, केंद्र सरकार में राष्ट्रपति, दूसरा मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री। दूसरा टॉपिक जो है आपके उसमें वो है राज्य सरकार। राज्य सरकार में आपको जनरली पढ़ना पड़ेगा राज्यपाल के बारे में, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है मंत्रिपरिषद, अधिवक्ता। इसके बारे में कॉमन तौर पर जानना पड़ेगा क्योंकि इसी से संबंधित क्वेश्चन आने की उम्मीद है राज्य सरकार में। तीसरा जो टॉपिक है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका से संबंधित क्वेश्चन, उच्च न्यायालय है एक, दूसरा उच्चतम न्यायालय है। इसके अलावा है पंचायती व्यवस्था, और थोड़ा सा जानना आपको इसके बारे में भी है संविधान का निर्माण वगैरह, इस संविधान में क्या क्या है, प्लस लोकतंत्र, ये इसके बारे में ये आपके रीट के सिलेबस में है। इससे जो संविधान व राजनीति से जो क्वेश्चन आने की उम्मीद है वो इसमें से आने की उम्मीद है। ठीक है, अब इसमें आपको एक एक टॉपिक को लेकर के हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या है। सबसे पहले हम केंद्र सरकार वाले इसको कंप्लीट करते हैं। ये संविधान और राजनीति वाला यही रीट के आपके सिलेबस में है, इसके अलावा कोई नहीं है। अब आपको सबसे पहले केंद्र सरकार के बारे में जानना है जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद है। सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज जाननी है कि पूरे विश्व में पहले की और अब में काफी अंतर है। पहले जहाँ निरंकुश व्यवस्था थी, राजशाही व्यवस्था थी, राजा महाराजाओं का शासन था, उसके बाद में क्रांतियां हुई, उसके बाद में लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो दो प्रकार के शासन है विश्व में, अभी भी हैं, लेकिन एक है लोकतांत्रिक और दूसरा है निरंकुश। निरंकुश के अंदर ही जैसे राजा महाराजाओं का या करिश्माई शासन, जैसे कई बार अभी भी कुछ देशों में निरंकुश शासन व्यवस्था है, पैतृक व्यवस्था भी इसी में ही आती है। लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। अब इसमें आपको भी दो प्रकार की व्यवस्था है। एक है राष्ट्रपतीय व्यवस्था या अध्यक्षात्मक व्यवस्था, और दूसरी है संसदीय व्यवस्था। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, एक है अध्यक्षात्मक और दूसरी है संसदीय व्यवस्था। अब अध्यक्षात्मक व्यवस्था में जो है राष्ट्रपति होता है वो प्रमुख होता है, राष्ट्रपति प्रमुख होता है, साथ साथ में वास्तविक कार्यकारी भी वही होता है। और संसदीय व्यवस्था में संसद के माध्यम से प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है, राष्ट्रपति भी होता है, लेकिन राष्ट्रपति संवैधानिक सैद्धांतिक रूप से प्रमुख होता है। जैसे भारत में ये व्यवस्था है, भारत में ये व्यवस्था है, इसमें प्रमुख राष्ट्रपति भी होता है और प्रधानमंत्री भी होता है। लेकिन इन दोनों में अंतर ये है, ये जो है संवैधानिक प्रमुख है और ये वास्तविक, यानी जो कानून और जो संविधान के अकॉर्डिंग तो ये प्रमुख है देश में, लेकिन प्रधानमंत्री सच्चाई रूप से यानी व्यवहार में ये मुख्य कार्यपालक है, ये प्रधानमंत्री। इसका एग्जाम्पल जैसे भारत में है
इंग्लैंड में है, ऐसे अन्य देशों में ये व्यवस्था है। ये व्यवस्था है, इसमें राष्ट्रपति प्रमुख होता है और वही मुख्य कार्यपालक होता है। यहाँ पे ये व्यवस्था अमेरिका जैसे देशों में पाई जाती है, अमेरिका में यही व्यवस्था है। अब हमें आपको, तो हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी है और राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है। लोकतांत्रिक व्यवस्था ये इस टाइप से, ये व्यवस्था आजकल कम होती जा रही है, कुछ ही देशों में है जहाँ पे अभी पिछड़ापन है। अब इस व्यवस्था में जैसे संसद में चुने हुए प्रतिनिधि ये सब होते हैं, तो इसके बारे में ही हम आपको पढ़ना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्वेश्चन 1 के इस टाइप से आ सकता है कि भारत में कौन सी व्यवस्था है, राष्ट्रपति प्रमुख या फिर ये सब में इस टाइप से प्रधानमंत्री वास्तविक है, कार्यकारी मुख्य वास्तविक कार्यकारी राष्ट्रपति है, ये सब चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब आपको जो चीज समझनी है, जहां से क्वेश्चन सीधे सीधे आने की उम्मीद है, वो है राष्ट्रपति। क्योंकि आपके सिलेबस में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये केंद्र की कार्यपालिका में शामिल माने किए गए हैं जो सिलेबस में है। सबसे पहले आपको देखना है अनुच्छेद 52 से 78, अनुच्छेद संविधान का आर्टिकल 52 से 78 के बीच में जो ये हैं, ये केंद्र की कार्यपालिका से संबंधित है। इन्हीं में केंद्र की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको देखना है राष्ट्रपति। संविधान में ये स्पष्ट किया गया है कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा जो प्रमुख होगा, और अनुच्छेद 53 में इसके बारे में बताया गया है कि एक राष्ट्रपति होगा। अब हमारे देश में राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख नहीं होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री है। अब राष्ट्रपति के आपको जानना है कि इसकी क्या योग्यताएं हैं, कैसे चुनाव होता है, कैसे इसकी शपथ ग्रहण होती है, चुनाव प्रक्रिया क्या है, ये आपको एक एक करके हम यहाँ पे बताते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि राष्ट्रपति के बारे में इसकी कौन योग्यताएं, कौन कौन सी योग्यताएं हैं। योग्यता, सबसे पहले आपको योग्यता में यहाँ पे आपको समझना है, ना कि रटना है। योग्यता मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूँ। सबसे पहले आप जो अलग अलग याद करते हैं कि उसकी एज कितनी होनी चाहिए, कितना कैसे क्या है, तो आपको यहाँ पे स्पष्ट है कि 35 ईयर कम से कम, यानी वह या तो 35 साल का होना चाहिए या 35 साल से ऊपर का। 35 से कम का व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है 35 साल की एज। दूसरी चीज है आपको, वह है भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ पे अब यहाँ पे एक दूसरी चीज निकल के आती है कि नागरिकता। नागरिकता भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है जन्मजात और दूसरी होती है ग्रहण की, अर्जित नागरिकता। अब अर्जित जो योग्यता का है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 54 अनुच्छेद में योग्यता संबंधी बातें बताई गई हैं। राष्ट्रपति की योग्यता संबंधी बातें अनुच्छेद 54 में स्पष्ट की गई हैं। अब यहाँ पे 2 प्रकार की नागरिकता है, एक है जन्मजात नागरिकता, दूसरी है अर्जित। अर्जित नागरिकता मतलब होता है कोई व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता अर्जित कर सकता है। उसमें कुछ कंडीशन है जो आपके पेपर में रिलेवेंट नहीं है। लेकिन जन्मजात नागरिकता, जो व्यक्ति जन्म से यहीं का है, जन्म यानी जिसके माता पिता यहीं के हों और उसने यहाँ पे जन्म दिया है, वो जन्मजात माना जाएगा। तो वही व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है, इसकी चुनाव के लिए, जन्मजात वाला। इसमें अर्जित किए हुए वाला व्यक्ति नागरिक नहीं बन सकता। तो अब आपका क्वेश्चन ये बनता है कि जो राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए अर्जित वाला, या इस टाइप से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तीसरी जो योग्यता है वो है लोकसभा का सदस्य बनने योग्य, से बनने योग्य होना चाहिए। यानी ये 3 चीजें हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जैसे वही नॉर्मल चीजें हैं, जैसे क्रिमिनल व्यक्ति नहीं होना चाहिए,
दूसरा उसमें लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर मतलब यहाँ पर ये है कि कोई जैसे बिजनेस कर रहा है, किसी कंपनी का सीईओ है या फिर इस टाइप से वो व्यक्ति लाभ का पद माने जाते हैं। कुछ पद ऐसे होते हैं जैसे राष्ट्रपति का पद है और राज्यपाल का है, मंत्री का पद है, ये लाभ के पद में नहीं माने जाते हैं। तो लोकसभा का राज्य सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, अब भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 ईयर्स, ये उसकी 3 योग्यता है। इसको जो फुलफिल करने वाला व्यक्ति है वो इसका चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा इसकी कोई योग्यता नहीं है। अब साथ साथ में जैसे क्या है कि चुनाव लड़ने के लिए कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे पहले तो कम था लेकिन अब ये है कि जैसे कोई व्यक्ति का चुनाव लड़ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई, जैसे अभी प्रणब मुखर्जी, जैसे पहले प्रणब मुखर्जी थे, अभी तो कोविंद, जैसे कोविंद जी हैं, अब कोविंद, तो इनको जब चुनाव के लिए लड़ने के लिए इन्होंने अपना नाम प्रस्ताव किया था, तो प्रस्तावक के तौर पर 50 मतदाता होने चाहिए। अब इसके चुनाव प्रक्रिया में देखेंगे मतदाता कौन होते हैं, तो 50 मतदाता प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। प्रस्तावक, जैसे हम चाहते हैं कि भाई हम कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, तो ऐसे जो मत दे सकूं मैं, तो जो व्यक्ति इनके चुनाव में मतदान करते हैं राष्ट्रपति के, उन्हीं में से 50 सदस्य इनके प्रस्तावक और 50 उसके अनुमोदक होने चाहिए। वही व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए जा सकता है। अब आपको जो देखना है अगली है इसके चुनाव की प्रोसेस। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, योग्यता है 35 ईयर्स एज, लोकसभा सदस्य और नागरिकता। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ इसमें नहीं जाना है। आपके पेपर में इसी में से क्वेश्चन आएगा। अब है चुनाव की प्रोसेस। चुनाव की प्रोसेस में चुनाव, इसमें आपको 2-3 चीज़ें जाननी है। चुनाव कौन करवाता है, चुनाव कैसे होता है, निर्वाचक मंडल क्या होता है, चुनाव में कौन भागीदारी होती है, इस टाइप से। तो सबसे पहले आपको जानना है कि इसका चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है। राष्ट्रपति का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है, जो राष्ट्रपति के चुनाव कराता है, राज्य उसके लोकसभा व विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके जो चुनाव होते हैं उनको भी यही करवाता है भारतीय निर्वाचन आयोग। अब चुनाव ये कराता है। इसमें दूसरी चीज़ है चुनाव में कौन भागीदारी, तो इसका चुनाव राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल करता है। निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल में जो सदस्य कौन कौन होते हैं वो आपको यहाँ पर देखना है। एक होते हैं संसद के सदस्य और दूसरा राज्यों की विधान सभा के सदस्य। अब संसद के सदस्य और राज्यों की विधानसभा के सदस्य यहाँ पे निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें थोड़ा सा और मैं इलाबोरेट कर देता हूँ कि संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा, इसके दोनों के सदस्य, यहाँ पे विधानसभा के सदस्य, ठीक है। अब लोकसभा, अब एक और है, आपको एक अलग साइड में बता देते हैं कि 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक होते हैं निर्वाचित और दूसरे मनोनीत। आपको पता होगा राष्ट्रपति व राज्यपाल कुछ सदस्य मनोनीत भी करते हैं। संसद में राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा के लिए भी मनोनीत करते हैं और राज्यों के लिए भी राज्यपाल मनोनीत करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो निर्वाचक मंडल है इसमें निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, यानी निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित, ऐसे ही इसके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इससे मिलके बनता है यह निर्वाचक मंडल। यानी आपको क्वेश्चन बन के आएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता है। यहाँ पे आ जाएगा संसद के सदस्य, दूसरा राज्यों की विधानसभा के सदस्य, तीसरा सभी लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और चौथा ऑप्शन आ जाएगा लोकसभा राज्यसभा व विधानसभा के सभी निर्वाचित व मनोनीत सदस्य। तो जनरली कुछ लोग उस पर करेंगे चौथे वाले पर, लेकिन वो गलत है। मनोनीत सदस्य काउंट नहीं होते हैं, इसमें शामिल नहीं होते हैं। ये वाले होते हैं लोकसभा
व राज्यसभा के निर्वाचित व विधान। अब आपको क्वेश्चन कैसे बन के आ जाता है, आपको बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए कि इसमें शामिल कौन है, लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा तीनों के सदस्य वो भी निर्वाचित, बस ये है। अब निर्वाचक मंडल के माध्यम से चुनाव होता है, चुनाव साथ साथ गुप्त प्रणाली के माध्यम से गुप्त मतदान। अब आती है एक एकल संक्रमणीय व्यवस्था, एकल संक्रमणीय व्यवस्था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। अब इस व्यवस्था में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में एक मिनिमम कोटा होता है 50%, जैसे मान लीजिए 100 वोट हैं तो उसमें से 51 पे जो जनरली क्या होता है, लोकसभा विधानसभा आपने देखा होगा कि चुनाव होते हैं, जिसके ज़्यादा वोट आते हैं वही जीत जाता है। मान लीजिए 100 वोटों में से 3-4 सदस्य हैं, किसी ने 20 जैसे 20 लिए, किसी ने 25 लिए, किसी ने 26 लिए, 26 वाला विजयी है, भले ही से उसने 50% प्राप्त ना किए हों। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 50% लेना जरूरी है, कोटा है, तो 50% लेने के लिए साथ साथ में यहाँ पे एक और व्यवस्था है कि जैसे 4 सदस्य हैं खड़े हुए हैं चुनाव के लिए, तो और जो मतदाता है निर्वाचक मंडल वाले, ये चारों के लिए ही वोट देंगे, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए, इसके लिए, लेकिन उसमें वरीयता देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने इसके लिए प्रथम स्थान रखा, इसके लिए दूसरा, इसके लिए चौथा, इसके लिए तीसरा, किसी ने इसके लिए दूसरा रखा, इसके लिए चौथा, इसके लिए तीसरा, इसके लिए पहला, इस टाइप से। तो इस वरीयता में जो सबसे 50% प्लस का रहेगा वो विजयी माना जाएगा। अगर इस व्यवस्था यानी अगर ऐसा होता है कि जैसे ये 50% का कोटा नहीं आया पहले चरण की काउंटिंग में, तो इस वाली काउंटिंग में जो सबसे कम वोट प्राप्त किए हैं उसको सेकंड चरण में हटा देते हैं और उसके वोटों को बाद बचे 3 में डिवाइड कर दिया जाएगा, तो उसके बाद में 50% कोटा आ जाता है। इस टाइप से ये एकल संक्रमणीय व्यवस्था है। अब आपको एक चीज और जाननी है कि इस चुनाव में जो राष्ट्रपति का चुनाव है, इसमें एक आपने सुना होगा जमानत जब्त होना, तो राष्ट्रपति की व्यवस्था में भी ये जो चुनाव व्यवस्था है इसमें भी राष्ट्रपति के भी जमानत जब्त हो सकती है यदि मिनिमम मत नहीं प्राप्त हुए। तो जैसे यहाँ पर देखना है कि राष्ट्रपति के लिए कितना है, यानी कुल मतों का 6% कुल मत, जैसे कुल मत हैं 100, तो उसका 1/6 ये 1/6 भाग है, उतना प्राप्त करना चाहिए। यदि वो नहीं प्राप्त करता है तो उसकी जमानत, जैसे मान लीजिए आपके 600 हैं तो 600 में से 1/6 कितना हुआ, 100 उसको वैध मतों का 100 प्राप्त करना होगा, यदि नहीं करता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो यह कोई खास बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि 1/6 भाग टोटल मतों का जमानत जब्त होती है। अब नेक्स्ट जो इसमें आपको समझना है वो है इसका शपथ व्यवस्था देखनी है, इसके कार्यकाल देखना है राष्ट्रपति का, ठीक है। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्र। यहाँ पे शपथ देख लेते हैं, इसका कार्यकाल देख लेते हैं और इसका त्यागपत्र। राष्ट्रपति की शपथ, जब चुनाव होने के पश्चात राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो राष्ट्रपति का शपथ जैसे अन्य जैसे मंत्री हैं, राज्यपाल हैं, उनके बारे में जो जानकारी दी गई है शपथ के बारे में, वो अनुसूची 2 में, द्वितीय अनुसूची है संविधान में, उसके बाद में उल्लेख किया गया है। लेकिन राष्ट्रपति का जो शपथ का प्रमाण प्रारूप वगैरह है उसके बारे में कोई जानकारी वहाँ पर नहीं है। इसमें एक अलग से अनुच्छेद दिया गया है 60, उसमें शपथ के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति की शपथ देश के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑप्शन आ जाता है प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ये भी आ जाता है कई बार। तो यहाँ पे लोग उपराष्ट्रपति कर देते हैं या राष्ट्रपति, लेकिन ये मुख्य न्यायाधीश कराते हैं।
दूसरा, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उनका वरिष्ठ शपथ दिलवाएंगे। अब कार्यकाल, इनका सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन 5 साल से पहले भी ये हट सकते हैं, जिसमें कुछ हैं कंडीशन, जैसे इनकी त्याग पत्र दें, दूसरा मृत्यु अकस्मात हो जाती है, तीसरा बीमारी वगैरह हो जाए कुछ, चौथा हटाया जाए इनको। इन 4 कंडीशनों पे ये 5 साल से पहले अपने पद से हट सकते हैं। हटाने की प्रक्रिया तो इनके खिलाफ है, यानी खुद नहीं चाहते इच्छा से, लेकिन 5 साल से पहले हटाया भी जा सकता है इनको। इसको बाद में देखेंगे, महाभियोग प्रक्रिया भी कहते हैं इसे, महाभियोग, ठीक है, अनुच्छेद 61 में है। त्याग पत्र खुद देना चाहेंगे, मृत्यु भी हो सकती है, कुछ भी हो, बीमारी हो, उस स्थिति में ये 5 साल से पहले भी जा सकते हैं। तो जनरली 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। आगे त्याग पत्र। त्याग पत्र और शपथ में लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है, यानी शपथ, कई बार ऐसा होता है बहुत अधिकारियों को, जो अधिकारी शपथ दिलाते हैं वही त्याग पत्र भी ले सकते हैं, बहुत मामलों में ऐसा आपने देखा होगा। लेकिन इस मामले में यहाँ पे शपथ मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई, लेकिन त्याग पत्र उपराष्ट्रपति लेते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। तो अब इसमें आपको ये 4-5 चीजें ध्यान रखनी है। शपथ का दिलाने के लिए मुख्य न्यायाधीश हैं, 5 साल का कार्यकाल होता है, और उपराष्ट्रपति त्याग पत्र ग्रहण करते हैं उनका, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। अब जो नेक्स्ट इसकी राष्ट्रपति के बारे में आपको जानना है वो है राष्ट्रपति का महाभियोग। महाभियोग कोई ऐसा बड़ा नहीं है, खाली राष्ट्रपति के लिए ही महाभियोग का यूज किया गया है पूरे संविधान में, महाभियोग नाम का। बाकी जो प्रोसेस है वो कई पदाधिकारियों के लिए यूज में लाई जाती है, जैसे लोक सेवा आयोग हैं कई, ऐसे ही जो अन्य जो संवैधानिक आयोग हैं उनके पदाधिकारियों को हटाने के लिए, उच्चतम न्यायालय उसके अन्य जैसे राज्यपाल वगैरह है, राज्यपाल नहीं इस और भी कई अधिकारी हैं, उनको हटाने के लिए भी इस प्रक्रिया को उपयोग में किया जाता है महाभियोग। लेकिन महाभियोग केवल राष्ट्रपति के हटाने के लिए ही प्रयोग में किया जाता है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग लगाने के आधार हैं, यानी किसी भी अधिकारी को आप ऐसे ही नहीं हटा सकते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो या छोटे से छोटा हो, उसके लिए कुछ आधार चाहिए आपको हटाने के लिए। आधार का मीन यहाँ पर ऐसा है कि वो नेगेटिव बेस होना चाहिए। राष्ट्रपति यदि संविधान के विपरीत कार्य करते हैं, गैर संवैधानिक, दूसरा कदाचार, तो इनको हटाया जाएगा। अब हटाने के लिए एक बात है ध्यान रखना है आपको कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यों के द्वारा कोई प्रोसेस नहीं की जाती। इट मीन्स विधानसभा में कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, इसको हटाने की शक्ति केवल संसद में है, केवल संसद में कोई भी प्रस्ताव संसद में लाया जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले प्रस्ताव आया, मान लीजिए लोकसभा में आया हटाने का प्रस्ताव, ठीक है, तो लोकसभा क्या करेगी, या तो समिति बैठाएगी या फिर समिति नहीं बैठाएगी तो उसको पारित करेगी। यदि समिति बैठाई उन्होंने तो समिति बैठाने के बाद में लोकसभा को रिप्लाई देगी, लोकसभा उसके बाद उसको पारित करती है नहीं करती है, क्या करती है वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर करती है तो 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। पारित होने के बाद प्रस्ताव राज्यसभा के पास पहुंचा, राज्यसभा भी समिति बैठा सकती है, नहीं भी बैठाए, और पारित करती है नहीं करती है, करती है तो करने के साथ ही राष्ट्रपति हटा हुआ माना जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये अगर प्रस्ताव इसमें आता है तो ये समिति बना सकती नहीं, इनके पास भेजा जाएगा इस टाइप से। यहाँ पे संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। संयुक्त बैठक के बारे में पता है आपको? संयुक्त बैठक का मतलब है कि कुछ प्रावधानों में, इसके जैसे सामान्य तौर पे आप देखो इसके 500 सदस्य, इस पे 250 सदस्य होते हैं, ठीक है। अब
जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो जीत तो लोकसभा की होनी है, क्योंकि इसमें 500 सदस्य हैं। तो इसलिए कुछ मुद्दों पर 108 अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसको राष्ट्रपति ही बुलाता है। लेकिन जब इसको हटाने की बात आती है तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। क्योंकि राज्यसभा लोकसभा दोनों का सेपरेट तौर पे पारित होना जरूरी है इस हटाने के प्रस्ताव का, तभी ही हटा हुआ माना जाएगा। तो ये इसके हटाने की प्रोसेस है। राष्ट्रपति को लोकसभा के में लाया जाता है प्रस्ताव तो लोकसभा में, या राज्यसभा में लाया जाता है तो राज्यसभा में। अब इसमें भी क्या है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए, सूचित किया जाना चाहिए। यानी राष्ट्रपति को हटाया जा रहा है तो उन्हें 14 प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले उनको सूचना दी जानी चाहिए। जिस भी उसमें लाया जा रहा है, लोकसभा में लाया जा रहा है इसमें, तो उससे पहले 14 दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए। ये इसमें हटाने की प्रोसेस है। अब आपको राष्ट्रपति का महाभियोग, ये सारी चीज़ें आने के बाद अब इसकी थोड़ा शक्तियाँ देखते हैं, राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ हैं। आपके पेपर में इसी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे जो अभी तक मैंने बताया, लेकिन कुछ शक्तियाँ भी हम इसमें देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति। सबसे पहले आपको ये देखना है, शक्तियों को हम थोड़ा सा इसमें बांट लेते हैं, क्या क्या शक्तियाँ हैं। जैसे विधायी शक्तियाँ। विधायी का मतलब होता है कानून से संबंध, कानून बनाने की। दूसरा है कार्यकारी शक्तियाँ। तीसरी है वित्तीय शक्तियाँ। चौथी है सैन्य शक्तियाँ। अगली है न्यायिक। उससे नेक्स्ट है अन्य, मान लीजिए जिसमें इसमें कूटनीतिक वगैरह, राजनीतिक, और एक सेपरेट शक्ति इसमें अलग हम पढ़ेंगे इसको आपातकालीन शक्ति। ठीक है। अब विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में आपको देखना है कि राष्ट्रपति संसद के, जैसे अभी हमने बताया था संयुक्त बैठक बुलाता है, तो संयुक्त बैठक दोनों सदनों की बुलाता है, तो संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार इसको है। यह कार्य विधायी हो गया इसका। दूसरा, अब मैंने पहले बताया था कि 12 सदस्य मनोनीत सदस्य होते हैं जिनकी चर्चा की, तो 12 सदस्य और 2 सदस्य है संसद में, 2 लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 मनोनीत करता है। तो सदस्य मनोनीत ये 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा। ठीक है। इसके बाद में सत्र संबोधित करता है। सत्र संबोधित करने का मतलब होता है कि जब साल में 3 सत्र होते हैं, तीनों सत्रों में यह सत्र को संबोधित करता है साल के पहले उसमें, और साथ साथ जब नई लोकसभा गठित होती है तो भी यह लोकसभा को संबोधित करता है उसके सदस्यों को। ठीक है। इसमें जैसे नेक्स्ट आपको देखना है ये सत्र उसका विघटन भी करता है, सत्र विघटन, सत्र बुलाना भी, बुलाना, संबोधित करना। इसके बाद में इसमें जो मेन फंक्शन है इसके, एक साथ साथ में इसमें भी देख सकते हैं ये अध्यादेश, अनुच्छेद 123। अध्यादेश से मतलब होता है कि कई बार आपने देखा होगा, कई बार आपातकालीन स्थिति आ जाती है, कई बार ऐसा होता है कि कोई भी, अच्छा आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि कोई भी कानून बनता है तो कानून तभी बनेगा जब लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति की मोहर प्लस कानून, ये प्रोसेस है। अब लोकसभा इनके दोनों के सत्र में जब कोई प्रस्ताव पारित होगा दोनों से, उसके बाद राष्ट्रपति के पास विधेयक पहुंचेगा, राष्ट्रपति मोहर लगने के बाद वो कानून बनेगा। लेकिन कई बार अकस्मात स्थिति ऐसी आ जाती है कि ये या ये इनमें से कोई सा लोकसभा या राज्यसभा में से अवेलेबल नहीं है और वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सका है, लेकिन ऐसे कानून की ज़रूरत है जिससे कि तत्काल एक्शन लिया जाए। उस स्थिति में प्रधानमंत्री वाली जो मंत्रिपरिषद है उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 123 के तहत। लेकिन वो अध्यादेश इसकी जगह कार्य कर रहा है, तो उन्हीं मामलों में अध्यादेश जारी किया जाएगा जिन मामलों में
ये संसद कानून बना सकती है। यानी संसद जिन मामलों में कानून बनाती है, कानून, उन्हीं मामलों में ये कार्यकारी आदेश ये अध्यादेश जारी किया जाएगा 123 के तहत। ठीक है, तो ये इनके कार्य हैं। अब इसमें आपको देखना है, जो कार्यकारी में देख सकते हैं एक बार, सबसे मेन है वो है सभी प्रकार की नियुक्तियां, अधिकतर नियुक्ति। राष्ट्रपति अधिकतर नियुक्तियां करते हैं, जैसे राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद, मंत्रियों की नियुक्ति, लोक सेवा आयोग, जितने भी अन्य संवैधानिक आयोग हैं उनकी नियुक्ति, इसमें जितने भी ये जो बोर्ड हैं इनकी नियुक्ति ये राष्ट्रपति करते हैं। तो इसमें नियुक्तियां आती हैं मोस्टली, कार्यकारी में नियुक्तियां। ठीक है, वित्तीय मामलों में देखा जाए तो वित्तीय शक्तियों में राष्ट्रपति की काफ़ी हैं। कोई जैसे संचित निधि में खर्च करने के लिए, या धन विधेयक या वित्तीय विधेयक, धन वित्तीय विधेयक लाने से पहले पूर्व अनुमति, यानी वित्तीय विधेयक, धन विधेयक लाने से पहले इनकी अनुमति चाहिए। दूसरी, इसमें 112 के तहत बजट, देखो वित्त मंत्री बजट पारित करता है हमारे देश में, वित्त मंत्री, लेकिन वो राष्ट्रपति के बिहाफ पे करता है। यानी अगर बजट पारित नहीं किया जा रहा है तो वो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है, इसलिए 112 के तहत राष्ट्रपति ही जिम्मेदार है बजट रखवाने के लिए। ऐसे ही अन्य कई प्रकार के वित्तीय प्रोविजन हैं जो राष्ट्रपति के अनुसार ही होते हैं। तो ये वित्तीय शक्तियाँ हैं। सैन्य शक्तियों में देखा जाए तो सेना का मुख्य कमांडर होता है, और साथ ही साथ में सैन्य न्यायालय से भी अगर कोई दंडित किया होता है तो उसको क्षमा आदि भी प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पे न्यायिक शक्तियों में देखें तो अनुच्छेद 224 और 217 अनुच्छेद, इसमें सुप्रीम कोर्ट, इसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति ट्रांसफर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, या जैसे किसी राज्य में किसी राज्य के हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश लाने, उनकी अपॉइंटमेंट करनी है तो राष्ट्रपति के आदेश से, ऐसी हाई कोर्ट में होती है। ठीक है, दूसरा न्याय, इसमें क्षमादान भी करता है। क्षमा शक्तियाँ, क्षमा प्रदान करने की शक्तियाँ, जैसे मान लीजिए क्षमा कर देता है। दूसरा, एक होता है दंड में परिहार, एक होता है विलंब, एक होता है लघुकरण। ये इसमें जो न्यायिक, इसमें जो इसमें कोर्ट के माध्यम से जो सजा प्राप्त किया हुआ है उन व्यक्तियों के लिए वो इस प्रकार से क्षमादान वगैरह प्रदान कर सकता है, परिहार कर सकता है। प्रकृति बदल जाएगी, किसी की असहज, मान लीजिए जैसे कोई विशेष परिस्थितियां हैं उनमें किसी की सज़ा को टालना है, तो मान लीजिए हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा सुना दी है फाइनल किसी की डेथ की, लेकिन कोई कम्युनल बात है या फिर कोई रीजनेबल की बात, रीजनेबल जैसे क्षेत्रीय बात है, इस टाइप का कोई मुद्दा किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है तो उसकी कुछ दिनों के लिए डेथ को आगे बढ़ा दिया जाता है, तो विलम्ब कर दिया जाता है। इस प्रकार से इसकी न्यायिक शक्तियाँ। अन्य शक्तियों में जैसे वैदेशिक संबंध हैं, राजनीति